अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसार राना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ और साथ ये दुआ देता हूँ हमारी सारी टीम की तरफ से कि ये दिन आपके लिए खैर व बरकत लेके आए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने किस तरह देखा कल के दिन को, वो एक नज़र देखते हैं, फिर बात करते हैं। कम आमदनी वाले अफराद के लिए हुकूमत का सब्सिडी का मंसूबा, वजीर आजम का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला और वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ नाराज अरकान की तहरीक अदम एतमाद आज के कौमी अखबार की फ्रंट पेज की अहम स्टोरीज हैं। हुकूमत का कम आमदनी वालों के लिए सब्सिडी का प्लान, रोजनामा जंग की सुर्खी है। अल्फाज हैं, कम आमदनी वालों के लिए पेट्रोल, डीजल, यूटिलिटी स्टोर्स में अशय खुर्दनीश पर रियायत देने का फैसला, इस्लाम में महंगाई रोकने के लिए कमेटियां। इसी खबर को रोजनामा एक्सप्रेस ने कुछ इस तरह हाईलाइट किया है। महंगाई के खिलाफ सब्सिडी प्रोग्राम लाने का फैसला, रियायती पेट्रोल का भी प्लान बनाए इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया। कम आमदनी वाले अफराद के लिए पेट्रोल, यूटिलिटी स्टोर्स में रियायत के लिए गौर, प्लान आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा, वजीर आजम। रोजनामा खबरें की सुर्खी के अल्फाज हैं, हुकूमत का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। और रोजनामा दुनिया ने वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को अहमियत दी। बलूचिस्तान असम्बली 65 में से 33 अरकान की वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। अंग्रेजी अखबारात में एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, गवर्नमेंट मॉल सब्सिडी ऑन पेट्रोल टू रियन इन प्राइस। द न्यूज ने भी इसी खबर को मेन स्टोरी के तौर पर लिया है। गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडी ऑन पेट्रोल, एसेंशियल्स फॉर लो इनकम पीपल। डेली टाइम्स की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, पीएम ऑर्डर्स पेट्रोल सब्सिडी प्लान फॉर पुअर सेगमेंट्स। डॉन अखबार ने जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को हाईलाइट किया। नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट अलानी टेबल्ड इन बलोचिस्तान असेंबली। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है। ये थी जी खबरें और रन डाउन ज़रा मैं आपसे शेयर कर लूँ आज का। और रन डाउन से पहले थोड़ा सा हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि जी नहीं पहले ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, तो मैं कही हम गुफ्तगू कर लेते हैं। नौकरी की तो नखरा की जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप सबको मुबारक हो जी। हमारी नुमाइंदगी की है मलका बरतानिया ने और उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। उम्र रसीदा अफराद के लिए एक अवार्ड था, तो मलका बरतानिया ने कहा कि ये आप अवार्ड किसी और को दे दें क्योंकि मैं ख़ुद को उम्र रसीदा नहीं समझती। तो एक अच्छा हमारी और वैसे अगर मलका बरतानिया को देखें तो अमरीकी सदूर आप शुरू हों वहाँ से, निक्सन से भी पहले से, और निक्सन, जेराल्ड फोर्ड और फिर उसके बाद जनाब अली बुश जूनियर, फिर ये सारे सदूर जो हैं ये सारे मलका बरतानिया के पास पेश होकर फारिग होते रहे। लेकिन मलका बरतानिया नफ्सियात देख रहे हैं, नफ्सियात तो यही कहती है कि जब आप अंदर से फील करते हैं ना कि अब आप बूढ़े हो गए तो फिर आप बूढ़ा होना। मलका बरतानिया में ये कहा कि उम्र आपकी तब काउंट होती है जैसे आप अपने आप को खुद लेते हैं। अगर आप सवार कर लेंगे कि राणा साहब की तरह ये मैं बूढ़ा हो गया, फिर तो राणा साहब को नहीं समझते बूढ़े हो, तो बूढ़े हो समझते। ये मेरे ना अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं इनको मेरा बहुत पता है। अच्छा चलो मैं इसमें से आपको निकालता हूँ। आज सारे अखबारात आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं। तो आज अखबारात के अंदर हमें जो चीज़ नुमाया नज़र आ रही है वो ये है कि वो सियासी माहौल थोड़ा जो है गर्म हो रहा है और दोनों साइड से। ये सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं, हुकूमत की तरफ से भी जो है वो हमें लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो बड़ी हैं। वो बड़ी हैं। बल्कि जिस तरह कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है उसी तरह अब पंजाब असम्बली का भी अपोजिशन ने जो है रिक्वेजिशन। हम गिला करते थे ना कि भाई अखबारात में सियासी खबरें नहीं आती और कितने रह गए कॉलम जो सियासी खबरों लिखते सन, सियासी कॉलम लिखते सन। अब जो है आज ये भरपूर दिन है, आज भरपूर। अच्छा, लेकिन आज शफीक अवान साहब ने भी कॉलम लिखा है। अच्छा माशाल्लाह जी, शफीक अवान बहुत अच्छा कॉलम लिखते हैं। सलमान आबिद का मैंने कॉलम पढ़ा है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। सलमान का कॉलम बड़ा लिखा होता है। शफीक का बड़ा अच्छा कॉलम लिखते हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि मेरे तब भी कोई ध्यान दे दे, ध्यान कोई नहीं दे रहा था। अच्छा एक जो मज़ेदार बात बताऊँ, हम सारे चूँकि साफ़ी हैं, अखबारात के जो लीड है ना वो उनके अंदर की पॉलिसी को जाहिर करे। तो मिसाल के तौर पे मैं आज आपसे शेयर करता हूँ कि दुनिया की है कि जी महंगाई, अपोजिशन सड़कों पर मुतहरिक और हुकूमत भी मैदान में आ गई है। अच्छा एक्सप्रेस की है, महंगाई के खिलाफ सब्सिडी लाने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो आपने लीड बताई है ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की भी यही लीड है। अच्छा लेकिन अब जंग का देखें कि महंगाई के खिलाफ अपोजिशन एहतजाज शुरू, हालांकि कल इतना फुसफुसा एहतजाज था कि वो खुद बताते हुए शर्मिंदा हो रहे थे। मज़ीद तकसीम हो गई वो खुद क्या 25 लोग, मैंने कॉलम इसी पे लिखा कि भाई क्या करेंगे, होगा क्या
कि अपना कुछ सड़कें बंद होगी, कुछ नारेबाजी होगी और ठोस वो वोट को इज्जत दो, ये वो सब चीजें आज जोड़ वो हो खुद गई हैं। बताते हुए शर्मिंदा फील हो रहे थे कि हमने एहतजाज किया है। अच्छा, ये इस तरह के जो एहतजाज हैं पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं, कभी भी कोई भी हुकूमत इस तरह के एहतजाज से नहीं गई, बल्कि हुकूमत जब भी गई है वो और मसाइल की वजह से गई है हुकूमत। अच्छा, मैं रन डाउन शेयर कर लूँ आज का जो है, रन डाउन आपके साथ शेयर करता हूँ जी। महंगाई के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान का टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला। बलूचिस्तान का सियासी बहरान फैसला कुन मरहले में दाखिल। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और अपोजिशन की तकसीम। IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त। रोजनामा एक्सप्रेस और डॉन का इदारिया बल्दियाती इदारों की बहाली। दी नेशन में साबिक सफीर एजाज चोई साहब का कालम है, अफगानिस्तान कैन द रीजन हेल्प। और टॉप ट्रेंड जो है ट्विटर का वो भी जाम कमाल साहब के हवाले से है, बचते हैं या नहीं बचते इस हवाले से। अच्छा शफीक साहब, ये जो महंगाई के खिलाफ टारगेटेड सब्सिडी है, इसकी पार्शली खबरें तो आ चुकी हैं, जिसमें कल ठीक है अशिया खुर्दोनोश और ये इनके ऊपर सब्सिडी देंगे। जो अब नया सामने आया, वज़ीर आज़म ने हिदायत की है, वो ये कहा है कि ये जो मोटरसाइकिल चिंची रिक्शा वाले हैं इनको पेट्रोल पे सब्सिडी दी जाए। अब इस पे प्लान हो रहा है कि किस तरह दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि एक रिलीफ आम आदमी को, गाड़ी वालों को तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो तबका है इसके लिए ये रिलीफ पैकेज जो है उनके लिए एक अच्छी खबर। इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर पे भी जो टारगेटेड सब्सिडी दिए गए। अब देखिए, टारगेटेड सब्सिडी का जो लफ्ज़ है, सबसे पहले मुजम्मिल असलम साहब ने हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल किया था कि हम टारगेटेड सब्सिडी का सोच रहे हैं, ये इस पर आ भी गया। और हमने इससे बात की कि बजाय कि आप एक जो 80 लाख की गाड़ी नीचे रखता है और 10 करोड़ का घर रखता है, उसको भी वही सब्सिडी मिले जो कि एक आम गरीब को मिलती है। ये इससे मैं पहले ही बात की है कि इसकी तफरीक जरूरी थी, इसका फ़र्क ज़रूर रखना चाहिए था, ये डे 1 से रखना चाहिए। चले देर आए दुरुस्त आए, अब इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाएं और इसको आगे बिजली, फिर आपके जो है अपना शाय खुर्दोनोश और फिर गैस वहाँ तक लेके जाएं। बिल्कुल चले पेट्रोल तक ले आए, जो हमारे अपना जो रिक्शा चलाते हैं, जो चिंगजी, जिस तरह का उन्हें एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन टारगेटेड सब्सिडी को ऐसा जामे प्लान बनाएं कि तमाम जो यूटिलिटी बिल्स हैं और आपके जो खुर्दोनोश की अशिया हैं वो फ्री को, यानी एक जो अपना हमारा, मैं जैसे पहले कहा है कि 10 करोड़ के घर में रह रहा है वो भी वही, उसको बिजली के रेट वही हैं, उसको गैस के रेट वही हैं, और बेचारा जो एक 2 मरले के मकान में किराए पर रह रहा है उसको भी रेट वही है। बिल्कुल सही। इसको आगे एक्सपेंड करें और इसको यही भी ना रोकें। फिर देखें, हुकूमत अपोजिशन तो अपना पंजाबी कहने खप पाती है, हुकूमत जो है उसका काउंटर नेरेटिव नहीं था। अब उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है, ये बड़े अच्छे इकदाम लिए। और कभी भी सियासत में ना आप पीछे नहीं हटते, जो भी एक नैरेटिव है तो उसका काउंटर नैरेटिव देते हैं। ये अच्छी बात है। अब प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में कहा कि आप जाएं, आवाम के पास जाएं और बताएं कि इशू क्या है, कि मसाइल क्यों थे। और जब तक आप लोगों को अपना वर्जन नहीं देंगे, फिर एक ही वर्जन चलेगा, और जो एक वर्जन चलेगा, आपको पता है मुस्लिम लीग नून जो है मीडिया बाइंग, मैं तो मीडिया बाइंग कहूँगा, मीडिया मॉनिटरिंग नहीं कहूँगा, मीडिया बाइंग में मार है। अब सब कुछ मीडिया में वो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया है कि भाई हर चीज़ फना तबाह हो गई। लेकिन इस पे अब जो गवर्नमेंट स्टेप लिए, इनको मजीद स्टेप लेने चाहिए और उसको टारगेटेड सब्सिडी को मजीद आगे करना चाहिए, और अपना जो मीडिया कैंपेन है उसको काउंटर करें। बिल्कुल ठीक है। जब तक काउंटर नहीं करेंगे तो फिर एक ही तरफ आवाज़, एक ही आवाज़ जाएगी। सलमान साहब, शफीक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि खाली शेख खुर्दोनोश पे नहीं, अब बहुत अच्छा आइडिया कि बिजली के ऊपर भी अगर हम जो गरीब इलाके हैं, डिफेंस में भी पर यूनिट वही है, जो करीम पारा कच्चा रावी रोड के अंदर भी वही है। तो अगर ये भी फ़र्क किसी तरह हम कच्चे आबादियों में और कमज़ोर आबादियों में अगर हम पर यूनिट कुछ और रेट टैरिफ ले आएँ तो इससे भी आवाम को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। देखिए, पूरी दुनिया में ये डिबेट है कि अगर आप लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं तो लोगों के अंदर आपको डिवीजन करनी पड़ेगी क्लास वाइज। ठीक है, कि कौन किस क्लास से बिलोंग करता है और उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम ये बात करते रहे हैं, पाकिस्तान में पिछले 10-12 वर्षों में लव सब्सिडीज का बहुत इस्तेमाल होता रहा, फिर उसके साथ साथ जो है टारगेटेड सब्सिडीज का भी इस्तेमाल होता रहा, लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं किया। अब सवाल ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की कह रहे हैं कि हम अब टारगेटेड सब्सिडीज में जा रहे हैं, मुजम्मिल साहब भी कहते हैं,
तो फिर जरा इसकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, और इसकी क्लासिफिकेशन का तरीकाकार यही है, जैसे आप मिसाल के तौर पे एक कनाल का घर में रहने वाला और 2.5 मरले के मकान में रहने वाले के दरमियान जो फर्क है ना, वो हुकूमत को करना पड़ेगा। एक बात तो ये है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त महंगाई के काउंटर नैरेटिव के लिए 3 स्ट्रेटजीज प्राइम मिनिस्टर ने कल अनाउंस की हैं। एक तो फौरी तौर पे कहा ना कि आप टारगेटेड सब्सिडीज दे दें लोगों को और इसकी तरफ आए। दूसरा, उन्होंने सर अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इंश्योर किया है कि आप जाएं, जैसे आपने कहा कि मैदान के अंदर सिर्फ अरकान असम्बली नहीं बल्कि मैनेजमेंट को भी कहा है कि वो जाके देखें कि कहीं मुनाफाखोरी तो नहीं हो रही, उस चीज़ों को मॉनिटर करने की बात करें। और तीसरा ये कि अपनी पार्टी को फाल करने की बात की है। तो देखिए बात यही सिंपल सी होती है कि जब एक चैलेंज आता है ना, उस चैलेंज से निमटना जो है वो सबसे ज्यादा अहम होता है। उस चैलेंज से निमटने की जो हिकमत अमली है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी होते हैं, उसमें पॉलिटिकल मेजर भी होते हैं, उसमें फाइनेंशियल मेजर्स भी होते हैं। तब जाके आप इन चीजों को बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हुकूमत को ज्यादा स्पेसिफिक होके जो आम कमजोर तबका है ना, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए जो टारगेटेड सब्सिडीज है, ये सिर्फ नारा ना रहे बल्कि इस पर जितना जल्दी अमल दरामद कराया जा सकता है वो करवाया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, पेट्रोल की जो कीमतें मैं एक छोटा सा आपको तो वो पेश करता हूँ कि फ़ी लीटर जो न्यूजीलैंड में वो 302 रुपये, हमारे साथ भारत है वहाँ 240 रुपये लीटर है। आज चीन के अंदर 209 रुपये है, बांग्लादेश में 188 रुपये है, और अमेरिका में 164, श्रीलंका में 158। तो वैसे रीजन में पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में ही बढ़ी हैं। पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा असरअंदाज हो रही है कि हमारा कर पर कैपिटा इनकम थोड़ा कम है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा होती है। लेकिन अगर टारगेटेड सब्सिडी देते हैं तो IMF को एतराज़ होता है। देखिए, इसमें पूरी दुनिया के अंदर जो इकानमीज़ हैं, मैशतें हैं, वो सुखड़ी हैं कोरोना की वजह से, और जिससे आलमी सतह पर जो पैदावार है वो भी मुतासर हुई है। और दूसरा, राणा साहब, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुई हैं वो जो ज़री पैदावार है वो मुतासर हुई है पूरी दुनिया के अंदर। और चूँकि हम भी जो हैं वो कई जो अजनास हैं वो बाहर से दरामद करते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की इकानमी पर पड़ा है। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट जो आप फरमा रहे थे तेल के हवाले से, तो 2018 के अंदर जो है वो तेल की जो आलमी जो सतह पर जो कीमत थी, अब वो $40 जो है फ़ी बैरल थी, जो अब $85 फ़ी बैरल तक पहुंच चुकी है। और इसी तरह डबल हो गई। और पाम ऑयल की जो है 2018 में $515 जो है फ़ी टन के हिसाब से थी, जो अब 12,000 टन से भी अक्सीर कर चुकी है। तो हुकूमत तो यही कर सकती थी कि जो सब्सिडी है, जो रिलीफ है आवाम को देने के लिए, उसमें फौरी तौर पर एक वज़ीर आज़म की हदायत पर एक इकदाम उठाया गया है कि जो एडिबल ऑयल है, जो पाम ऑयल है, उसकी इंपोर्ट पर जो कस्टम ड्यूटी थी वो भी 50% कम कर दी गई है। उस पर जो सेल टैक्स था उसमें भी 50% कमी कर दी गई है, और उस पर एक एडिशनल 2% जो है वो कस्टम ड्यूटी थी, उसको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर वेव ऑफ कर दिया। और इससे कहा जा रहा है कि 45 से 50 रुपए तक जो घी की कीमत है फ़ी केजी के हिसाब से वो नीचे आएगी। और दूसरा, जो रिलीफ के जो प्रोग्राम है सब्सिडी के, वो भी उसी तरह शुरू किए जैसे असास प्रोग्राम है। असास प्रोग्राम में आपको पता है कोरोना में 1,25,00,000 जो ख़ानदान है उनको जो है वो रिलीफ दिया था, सब्सिडी दी थी। और इस साल ये जो माली साल है इसमें राणा साहब 260 अरब रुपए जो हैं वो इस प्रोग्राम के तहत रखे गए हैं। और दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर 37 लाख जो फैमिलीज़ हैं, जो कम आमदनी वाले जो घराने हैं, उनके लिए 1400 अरब रुपए का एक कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। ये बताएं ना आप, खास तौर पे जब इस वक्त पीपल्स पार्टी जब डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है महंगाई के खिलाफ, वहाँ तो सिंध में उनकी हुकूमत है ना, 5-7 चीज़ें तो ऐसी हैं जिसका ताल्लुक कीमतों का वफाक से है, बिल्कुल ठीक, लेकिन बाकी 90% चीज़ें तो ऐसी हैं जिसका ताल्लुक सूबाई हुकूमत से है। तो वो तो लोगों को रिलीफ देने की बजाय वो खुद किसके खिलाफ मुजाहरा कर रही है? देखिए भाई, बात यह है कि ये जो लोग मुजाहरा कर रहे हैं, आप अगर आपको याद होगा बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि अंडे किलो के इतने किलो के हिसाब से मिलते हैं।
तो इन लोगों का बराह रास्त तो किसी गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्हें इनसे अगर आप कसम उठवा के पूछें कि आपने कब पेट्रोल डलवाया था तो इन्हें ये भी नहीं पता। पेट्रोल ये नहीं डलवाते, वो तो अलहदा इनके मसाइल चल रहे हैं। बिलावल हाउस का खर्चा जो है वो कंपनियाँ उठाती रही, वो ये अभी सामने है। सो इन लोगों का बराह रास्त महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं। अच्छा राणा साहब, अगर बिलावल भुट्टो का और बिलावल हाउस का कोई तल्लक नहीं तो क्या लाहौर में शरीफ फैमिली का जो है या रायवेंट वालों का भी कोई इससे तल्लक है? जी अच्छा, वो उसमें बात वो जो मैं अर्ज कर रहा था कि इनका बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं। मरियम साहिबा अल्लाह उन्हें और दे, हमें इससे कोई वो अगर हमारा ना देना अपना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चों को भी देना, ठीक है। हाज़मिन फजल रबी सिर्फ बिलावल हाउस या उस पर ना हो, हमारे बच्चे डिग्रियां लेके फिर रहे होते हैं, हमारे बच्चे तालीम हासिल करके शफीक साहब वो ख्वाब उनके टूट रहे होते हैं सड़कों पे जब वो जाके चल रहे होते हैं। तो महंगाई का ताल्लुक हमसे है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, मैं समझता हूँ कि हमारी नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा है कि जो कमज़ोर आदमी है उसको आप टारगेट दे दें, उसको आप सब्सिडी दे दें। उसको इतना ही चाहिए यार कि उसे पेट्रोल में 10 रुपए कम मिल जाए, उसे इतना ही चाहिए घी में 5 रुपए कम मिल जाए, उसे आटे में 5 रुपए कम मिल जाए, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो ये लोग हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं। और एक जुमला और मैं ज़्यादा देखे, पाकिस्तान के मसाइल में 4 अरब डॉलर का हम सालाना ईडेबल ऑयल मंगवाते हैं, 3 अरब डॉलर की दालें मंगवाते हैं। और पाकिस्तान ज़रई मुल्क है और दुनिया का पंजाब में बेहतरीन ज़रई निज़ाम है, नहरों का निज़ाम है। असल बात यह कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरूरत ही पेश नहीं आई, जिसके ऊपर काम होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। अब हो रहा है तो उम्मीद तो यही है कि अल्लाह करेगा कि आने वाले वक्त में बेहतर मामला। साहब, पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब में इस हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है कि हमारी जो जीडीपी अचानक जंप आया है उसमें जो 4% तक गई है, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आया है वो एग्रीकल्चर के अंदर, ज़राअत के अंदर जो बम्पर क्रॉप्स हुई हैं हमारी इस साल, खास तौर पर पंजाब के अंदर जो है वीट की रिकॉर्ड पैदावार 2 करोड़ 9 लाख टन और ये, इसी तरह मकई की पैदावार, चावल की पैदावार, गन्ने की पैदावार। और इस साल जो अदादोशुमार आ रहे हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं, उसमें भी इस साल भी जो है वो बम्पर क्रॉप जो है वो आ रही है, बल्कि जो कपास की पैदावार है उसमें भी जो है काफ़ी जो है वो बेहतरी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर शफीक साहब, बलूचिस्तान का सियासी बुरान जो है अब वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। इतवार को पाकिस्तान इंडिया का मैच है और पीर को जो है बलूचिस्तान में मैच है। एक रिपोर्ट में पहले जा रहा था कि आपसे शेयर कर लूँ। मुतालबा करते हैं कि जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान उन्हें वज़ीर आला क़ायद ऐवान के ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर ऐवान के अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को वज़ीर आला और क़ायद ऐवान मुंतखब किया जाए। ये समझता है कि इन दिनों में मैं इस्तीफा दूंगा, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश कर दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर बहस मुकम्मल हो गई। राय शुमारी 25 अक्टूबर को होगी। रुकन असम्बली और नाराज ग्रुप के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने वज़ीर आला जाम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। करारदाद की 33 अरकान ने हिमायत की। अरकान ने अपनी नशिस्तों में खड़े होकर हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर अब्दुल रहमान खेतरान का कहना था कि वज़ीर आला की खराब हुक्मरानी के बाइस मायूसी, बदअबनी, बेरोजगारी, इदारों की कारकर्दगी मुतासिर हुई है। वज़ीर आला खुद को अक्ले कुल समझकर अहम मामलात को मुशावरत के बगैर चला रहे हैं। हाउस की इज्जत का तकाजा है कि फौरी तौर पे जाम से नहीं जी, हाउस की इज्जत का तकाजा है कि जाम कमाल साहब इस्तीफ़ा दें। और जाम कमाल क्या कहते हैं का ये कहना है कि भाई मेरा आइनी हक है कि मैं यहाँ रहूँ। शफीक साहब, आप नहीं समझते कि अब तो फाइनल होना ही होना है मंडे तक? देखिए, ये बड़ी इसकी खूबसूरती ये है कि ये एक जमहूरी प्रोसेस के तहत हो रहा है, चाहे इसमें कोई भी बराए जाम कमाल हो या कोई और आए। इसकी खूबसूरती ये है कि उसको किसी साजिश के जरिए नहीं उसको हटाया जा रहा, और जो एक सेट पैटर्न हमारे आइन में दर्ज है उसको अख्तियार किया जा रहा है। अब ये देखें ना, अपोजिशन के दावे हैं कि हमारे पास इतने हैं और हुकूमत के लिए हमारे पास इतने। फैसला तो उस दिन होगा जिस दिन वोट काउंट होगा। बिल्कुल सही है। अब होता ही है कि जब तरीके में बात पेश होती है उस वक्त तो शौक में लोग आ जाते हैं, लेकिन असल इम्तिहान होता है वो काउंटिंग तक खड़े होते ही नहीं, वोट काउंट तक खड़े होते हैं कि नहीं होते। असल वो है, बाकी फैसला उनके अवाम ने करना है, अवाम के नुमाइंदे वहाँ पे हैं, उन्होंने करना है। और जो भी होगा बलूचिस्तान के लिए बेहतर। और सबसे बार बार हम बात कर चुके हैं कि
जो भी वज़ीर आला आएगा वो बलूचिस्तान और अवामी पार्टी से बैप के नुमाइंदा होगा, और ये घर की बात है, घर में तय हो जाएगी। अब वो कहते हैं कमाल साहब इस्तीफा दे, जब जाम कमाल साहब कहते हैं नहीं मैं मुकाबला करूँगा, तो अच्छी बात है। जो निकलना होगा वो अदम एतमाद की काउंटिंग पे आ जाएगा। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये जमहूरी तरीके से हो रहा है, आइनी तरीके से हो रहा है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा, कोई गवर्नर रूल नहीं लग रहा, और दोनों के लिए मैदान खुल रहा है। बाकी हुकूमत भी न्यूट्रल है, सब न्यूट्रल हैं। आप ये मैदान है, ये घोड़े अपने अपने घोड़े आप दौड़ाएं, जो भी आगे आएगा वो जीत जाएगा। बिल्कुल। सलमान, ये जो जिन्होंने तहरीक पेश की है इसमें फजलुर रहमान ग्रुप भी शामिल है। ये फजलुर रहमान ग्रुप वही है ना जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये बाप जो है जनाब अली यूं है और यूं है, एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, और ये तो आज वो खुद उनके गोद में बैठ गए। बात यह है कि हमारी सियासत के अंदर, इक़्तिदार की सियासत के अंदर कोई असूल थोड़ी होता है, जहाँ से हिस्सा मिले, जिस अंदाज में मिले, सबसे लेने के लिए तैयार है। अभी आपने देखा नहीं माशाल्लाह ये DGISI की तकरीरी के मामले पे किस तरह से अपोजिशन जमातें जो है वो इसका सियासी तौर पे इसको कैश कराना चाहती थी। तो ये हमारी सियासत का रिवायत है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए जाम कमाल साहब जो है ना इस वक्त डटे हुए हैं सियासी तौर पर, वो आखिर तक ये कह रहे हैं कि वो अपना तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके असाब भी बड़े ताकत में हैं और वो समझते हैं कि वो मुकाबला कर सकते हैं और वो मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। कल अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे 5 अरकान जो है वो गायब हो गए हैं, अब मिसिंग हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जाम कमाल भी अंदर जोड़ तोड़ कर रहे हैं, और वो जो जाम कमाल का मसालती मिशन चल रहा है ना वो भी कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जाम कमाल वजारत आला से आउट होते हैं इसके 2 नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होगा कि हुकूमत जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी, फिर जाम कमाल का ग्रुप जो है ना वो अपना रंग दिखाएगा, एक बात। और दूसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि जनाब जो बाप पार्टी है उसके अपने अंदर भी दरार पड़ जाएगी इस तकसीम के ऊपर। इसलिए बाप पार्टी का और हुकूमत का मुत्तहिद रहना इस क्राइसिस के बाद, अगर ये जाम कमाल साहब के ऊपर तरीके एतमाद कामयाब हो जाती है तो हालात बलूचिस्तान के बिगड़ेंगे, दुरुस्त नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस तरीके से हम ये सारा खेल खेलने की कोशिश करते हैं ना उससे फिर हमारे यहाँ हालात दुरुस्त नहीं होते। ये ठीक बात की है शफीक अवान ने कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसी के तहत आगे चल रहे हैं। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स में ना अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, उसके अंदर फिर अना का मसला आ जाता है। वो जो अना है ना, अगर जाम कमाल निकलेंगे तो फिर वो अना जो है उनके ऊपर भी गालिब होगी ना, फिर वो अपना रंग भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब तर्जुमान है नाराज रहनुमाओं के, वो लाइन पे मौजूद हैं, तो मैंने कहा जरा उनसे पूछ लें कि क्या है। खेतरान साहब, आपने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी, अब क्या वजह है? सरापा एहतिजाज है, आप कहते हैं हमने उठना ही नहीं असेंबली से। 5 दिन उनको ये लापता कर रहे हैं, इस पे हम एहतजाज में बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम उस वक्त असेंबली से नहीं जाएंगे जब तक कि ये MPA साहबान बरामद नहीं होते। और जमहूरी हक है वो भले जाम साहब की हिमायत करें, लेकिन उनको मंजर आम पर प्रेस के सामने आना चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि अददी अक्सरियत हम यहाँ आज साबित कर चुके हैं, और हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक 25 तारीख को इत्माद की तहरीक यहाँ से पास करके नहीं निकलते। खवातीन की तंजीमों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अगवा है, अगवा बड़ा कौन है, तावान इसमें ये वसूल कर रहे हैं कि जी ये जो है ना जाम साहब की हिमायत करें, ये तावान है। तो इस पे हम कल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह एहतजाज भी करेंगे, और इसकी एफआईआर जो मुतलका लोग हैं उन पे हम एफआईआर काटेंगे। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है, वो करेंगे। इनके इल्ज़ाम का जवाब के लिए हमने राब्ता किया है, वज़ीर दाखिला है मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब बलूचिस्तान के। मैंने कहा ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है तो उनका भी मौक़िफ़ ले लें। अस्सलाम वालेकुम लांगो साहब, ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने कुछ अरकान अगवा कर लिए हैं, ये तो बहुत जिसे कहते हैं संगीन इल्ज़ाम है। देखिए ये ऐसी बातें जब जिनको शिकस्त अपनी वाज़ेह नजर आ रही है तो अपनी शिकस्त के बाद ये ऐसे बातें कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा 5 हैं, तो वो एक आ गया लाला रशीद साहब, उन्होंने कहा मैं अपनी बीमारी के इलाज के सिलसिले में कहीं गया था। फिर उन्होंने कहा बुशरा रिंद साहिबा की अभी ट्वीट आई है कि मैं इस्लामाबाद में अपने इलाज के हवाले से गया हूँ। ये बलूचिस्तान है, यहाँ की रिवायात है, खवातीन का अपना इज्जत और एहतराम है, कोई खवातीन को यरगमाल अगवा करने का सोच भी नहीं सकता है। इंसान की जाती जिंदगी है, जाती मसरूफियात है, कोई कहीं घूमने गया होगा, कहीं उनकी मोबाइल ऑफ हो गए होंगे, अभी वो थोड़ी देर में कोई जिसको पता चलता जाएगा वो खुद कहेगा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। ये जो उच्चेत कंडे हैं ये अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिशें हैं। अच्छा सर, आज 33 सरकार ने दस्तखत किए हैं, 65 का ऐवान है, तो अददी बरतरी तो उनको मिल गई। देखिए पहले दिन जब इन्होंने
बगावत की तो अपोजिशन के साथ पीडीएम के साथ पीडीएम ये 40 लोगों का दावा कर रहे थे। तो कल रात जो है इन्होंने एक दावत की थी एशिया में अपना पावर शो किया था, तो उसमें उन्होंने 36 बंदे बुलाए थे, जिसमें से हमने अपने पार्टी के लोगों को कन्विंस किया है, पार्टी के लोगों को बैठे हैं, बात की है, 3-4 दोस्त कन्विंस होके इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। अभी मजीद ये 4-5 दिनों में सिर्फ उनको सादा आज अक्सरियत एक वोट की अक्सरियत हुई है। हम मजीद 4-5 दिन में अपने दोस्त पार्टी की जो है उनसे मिल बैठकर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें से इंशाल्लाह 2-4 को जरूर हम मुतमईन करके लाके इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएं। अच्छा सर, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम तो लग ही रहा है, ये भी लग रहा है कि पैसे भी बड़ा खर्च कर रहे हैं आप लोग अरकान को खरीदने के लिए। देखिए हमारे पास तो ऐसा कोई पैसा नहीं है कि हम कहें कि भाई किसी को खरीदा जा सके। अलबत्ता मेरे ख्याल में लोगों को बिकने का बहुत शौक है, इसलिए वो पैसे की और हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई ऑफर नहीं है, और अगर किसी के दिल में ये असरत है कि उसको खरीदा जाएगा और उसको पैसे दिया जाएगा तो वो इस गलतफहमी से दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया लांगो साहब। एक ब्रेक लेंगे खालिद साहब, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, बात करेंगे कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक और अपोजिशन की जो तकसीम है वो क्या रंग लाएगी और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या इकट्ठे होंगे जब वो खुद आपस में इकट्ठे नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे हुकूमत मुखालिफ तहरीक और अपोजिशन की तकसीम में। मैंने जैसे अभी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि कल जो मुजाहरे हुए वो इतने फुसफुसे थे कि खुद अपोजिशन ये चाह रही थी कि इसको ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए। लेकिन कल राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। एक, उन्होंने कहा कि जी लॉन्ग मार्च का तो खैर अभी फैसला नहीं, लेकिन ये भी फैसला नहीं हुआ कि लॉन्ग मार्च की क़यादत मरियम साहिबा करेंगी या शहबाज शरीफ साहब करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को अगर इतना ही शौक़ है तरीक़त अदम-ए-इत्तेमाद पंजाब में लाने का तो वो बंदे पूरे कर ले, 26-27 जो हैं तो हम कर लेंगे। मतलब उनका यह था कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना पीपल्स पार्टी के पल्ले इतने बंदे होंगे, ना अदम-ए-इत्तेमाद आएगा। एक तंज किया जिसके जवाब में कायरा साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने जो कहा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर कायरा साहब से इसका जवाब लेके मैं अपने पैनल की तरफ आता हूँ। जब कभी कोई लॉन्ग मार्च की बात होगी तो फिर आप बात करें। मरियम नवाज उसको लीड करती है, उसको मियां शहबाज शरीफ लीड कर हो सकता है। नून लीग में लॉन्ग मार्च के खिलाफ भी पार्टी रहनुमा कंफ्यूजन का शिकार हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना था कि नून लीग लॉन्ग मार्च करेगी, लेकिन क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे या मरियम नवाज, इसका फैसला होना अभी बाकी है। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी के पास अगर वोट हैं, असेंबली में तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद ले आए, नून लीग हिमायत करेगी। हाँ जी, अब ये आपने रिपोर्ट देख ली और उस पर राना सनाउल्लाह साहब की वो जो बात है वो सारी होगी। अब मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर समाग कायरा साहब से राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जब
उन्होंने कहा कि आज हम आपको बीपर पे लेते हैं, तो उन्होंने हमसे क्या बात की, ज़रा उनसे बात करते हैं। कामर साहब अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी ले आए तहरीक अदम एतमाद और अब बंदे आप पीपल्स पार्टी पूरी कर लें। आपको तो उन्होंने तंज कर दिया कि आपके पास बंदे ही नहीं है, पल्ले नहीं, वो क्या कहते हैं, तो कैसे लेके आएंगे आप वो तहरीक अदम एतमाद? सर राना साहब की बात को पॉजिटिव लेते हुए अगर वो सीरियसली मेरी जमात की क़यादत को कहते हैं, ये हमें, मैं उनको या वो मुझे इस तरह मैसेज ना दें, मैं उनको खुद राब्ता करके राना साहब से कहूंगा कि वो उनकी क़यादत, मेरी जमात की क़यादत से बात करे और जो एक अदम एतमाद का है उसको दूर किया जाए और हम पंजाब में ये तब्दीली ला सकते हैं। आपने कहा कि जी अपोजिशन का इत्तेहाद भी होना चाहिए, मैंने पढ़ा था, तो क्या पीपल्स पार्टी फिर नून लीग के साथ बैठेगी इतनी लड़ाई के बाद और इतनी दरमियान में जो कुछ भी हुआ? देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा तो ये राय है कि अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, ये अलग बात है। होंगे कि नहीं होंगे इसके बारे में मेरे पास कोई अपनी राय नहीं है। काजी साहब, होंगे कि नहीं होंगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो देखिए राना साहब, इस वक्त जो महंगाई की बुनियाद पर अपोजिशन की तरफ से तहरीक का आगाज़ किया गया है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि इस तहरीक की बुनियाद पर कोई हुकूमत जा सकती है या हुकूमत को कोई बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। ताहम इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई हुकूमत के लिए यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर अपोजिशन जो है वो इसी तरह अपनी मूवमेंट चलाती है तो वो चैलेंज ज़रूर बन सकती है, लेकिन हुकूमत को हटा नहीं सकती। उसकी वजह बुनियादी ये है कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो तकसीम है। जब तक आप पीडीएम जो है वो पीपल्स पार्टी को साथ नहीं मिलाता, एक पेज पर नहीं आते और दूसरा हुकूमत का पेज जो है वो ख़त्म नहीं करते, उस वक्त तक यहाँ इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर देखें जो बैलेंस है तब्दीली का वो तो पीपल्स पार्टी के पास है। और मैं तो समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो चाहेगी कि असम्बलियाँ अपनी 5 साल म्याद पूरी करें, क्योंकि उनके जो स्टेक्स हैं वो इस असम्बली के साथ हैं। सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है और नून लीग जो है वो फौरी इंतखाबात में जाना चाहती है, पीपल्स पार्टी फौरी इंतखाबात में नहीं जाना चाहती। पीपल्स पार्टी 5 साल बाद इलेक्शन में जाना चाहती है। और यहाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे तो लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई की जो है वो मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लगती है। जैसे माजी में कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की इंश्योरेंस पॉलिसी है और नवाज शरीफ जो है वो पीपल्स पार्टी की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इस तरह ये जो सूरत हाल है, इसमें मुझे तो कोई नहीं लगता कि अपोजिशन को बहुत बड़ा जो है हुकूमत को कोई सियासी बुनियादों पर कोई नुकसान पहुंचा सके। राना साहब, मेरा आपसे सवाल है, अभी पिछले बलूचिस्तान की बात हो रही थी, इन्होंने पॉइंट आउट किया, आपने भी कहा कि इसमें अपोजिशन मौलाना फजल रहमान से पेश है। एक तरफ इमरान खान की हुकूमत को गिराने पे लगे हुए, दूसरी तरफ वो बलूचिस्तान में उनके साथ अलाई है। ये क्या मुनाफत की सियासत है या सियासत की मुनाफकत है? यार बात ये शफीक साहब कि मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब को तो डिस्कस करना वक्त का ज़िया है। वो एक एक्सपायरी डेट अपनी पूरी कर चुके हैं और उसमें, लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारी सियासी जमातों की मुनाफकत है वो इस सतह के ऊपर है कि आप मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब का कल का आप वो सुन लें कि उन्होंने कहा जी हमें ये नहीं पता कि शहबाज शरीफ करेंगे या मरियम साहिबा करेंगी। इससे आप अंदाज़ा करें कि ये लोग, इन्हें क्लैरिटी है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। इन्हें पता है कि ना ये मार्च होना है, ना इसकी किसी क़यादत का मसला होना है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने वोटर्स को धोखा देने के लिए इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। कल का जो हुआ मुजाहरे वो आप देख लें कि वो ऐसे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा बेचारी महंगाई जो है उनके खुद अपने कैंप में जहाँ 2.5 बंदे बैठे हुए थे। और आखिरी बात उसके बाद मैं सलमान से, बल्कि आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको पसंदीदा है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी में भी मुनाफकत से एक दूसरे के साथ बैठी रही। मुझे तो हंसी आती थी जब बिलावल और मरियम साथ बैठ के नारे लगा रहे होते थे और मुझे दुख होता था कि बिलावल की पीपल्स पार्टी और वालदा को किस तरह अजियतें पहुंचती रही और क्या एक दूसरे के लिए कहते रहे। मैं वो शॉर्ट दिखा नहीं सकता यहाँ पे। तो ये मुनाफकत इनका वतीरा है, ये इससे बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, मुझे आप बताए ना, नहीं आप मुझे आप बताएं कि राना सनाउल्लाह ने तो कल ये बात बिल्कुल एक दफ़ा क्लियर कर दी, लेकिन इसके बावजूद
मुस्लिम लीग नून एक अंधेरी गली में खड़ी होने के बावजूद क्या ये उनकी कमजोरी है या मजबूरी है कि वो ये तय नहीं कर पा रहे कि हमने इधर जाना है या इधर जाना है? देखिए, कल के मुजाहरों में ना मुस्लिम लीग शीन नहीं थी, मुस्लिम लीग शहबाज का एक बंदा भी नहीं था। उनके बंदे आप जो फ्रंट पे होते हैं आप काउंट कर सकते हैं। ये मुस्लिम लीग नून का एक मुजाहरा था या मुजाहरी कह लें। अब देखिए, मैंने इस पर कॉलम भी लिखा है कि भाई ये सिर्फ ट्रैफिक बंद करेंगे, लोगों को मसाइल पैदा करेंगे, नाराबाजी करेंगे और दैट्स इट। आज तक कोई इस मुल्क में महंगाई पे कोई हुकूमत नहीं गई। अयूब खान ने अपना देखें चीनी महंगी की थी, उसके बाद ये चीज़ें चलती रहीं, लेकिन हुकूमत उस पर कोई नहीं गई, यानी अपोजिशन की तहरीक से कोई हुकूमत नहीं गई। अब आपने कहा नवाज शरीफ को और मरीम को जो अंदर चल रहा है उसमें यह है कि देखें शहबाज शरीफ क्या पैगाम दे रहे हैं उनको। जो मैंने पहले कहा ना कि ये मीडिया बाइंग करते हैं, ये मीडिया मनोवरिंग नहीं करते। वो कह रहे हैं कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं, यही जो शरीफ ग्रुप मुस्लिम लीग शीन है वो मुजाहरा है और ये हम आज आए कल आए, और जो शहबाज शरीफ बिल्कुल उनसे बिल्कुल अगेंस्ट उनके ना एक नैरेटिव ले रहे हैं कि नहीं भाई मेरी गलबात जारी है। अब ये जब कोई निसार होते तो ये दोनों मिलते थे और ये अपना ना ये बार तासर देते थे कि साड़ी गाल हो गई है। हमारे गौर भट्ट साहब हैं, उनके वाले से ये वो हर बात चौधरी साहब को याद हो गया वो मेरी गल हो गई है। तो ये बातें कर रहे हैं ना कि नून कुछ कर रही है और शीन कुछ कर रही है, और इसका रिजल्ट फिर मुजाहरे देखें, मुजाहरों में क्या है आपने बता दिया, मुजाहरों में क्या है। और मुजाहरे जो है ये सिर्फ खून गर्म रखने का बहाना है। पहले अपना अंदर तो साफ करें, अपना अंदर तो एक करें। शीन कुछ कह रही है और नून कुछ कह रही है। मुस्लिम लीग इस वक्त अपोजिशन, चाहे मुस्लिम लीग नून की हो या फजलुर रहमान की हो या पीपल्स पार्टी, इनके तीन चेहरे हैं साराना साहब जी। पहला चेहरा तो है मीडिया को दिखाने के लिए, जहां आके ये बैशिंग करते हैं। दूसरा चेहरा है ड्राइंग रूम की सियासत के अंदर, जहां ये अंदरूनी खाना बैठ के तय करते हैं यार हम क्या करें क्या ना करें, क्या बेबसी है, क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है। और तीसरा भी एक चेहरा है और वो है एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते रखो और एस्टैब्लिशमेंट अंदर खाते पर से पर्दा। जैसे कल शेख रशीद ने कहा ना कि जो कुछ मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब की हो रही हैं वो भी जरा मंजर आम पे आनी चाहिए ना। अब ये तीन चेहरों के साथ आप अपोजिशन कर रहे हैं, यानी इसमें तजाद भी है, इसमें टकराव भी है, इसमें मुनाफकत भी है, इसमें एक दूसरे के साथ खींचातानी भी है, एक दूसरे की लातें भी खींचनी है। अगर राना सनाउल्लाह को आज महंगाई एक बहुत बड़ा कौमी इशू नजर आता है, लेकिन वो ये डिटरमिन नहीं कर पा रहे कि ये इसको लीड जो है वो उसने शहबाज शरीफ ने करना है या मरियम नवाज ने करना है, यानी दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। वो कहना ये चाहते हैं भाई दोनों साथ क्यों नहीं चलेंगे, इशू तो महंगाई है, पाकिस्तान की आवाम है, बहुत बड़ा संगीन मसला है, तो वाई नॉट शहबाज शरीफ भी लीड करे, मरियम नवाज भी लीड करे। उनका नहीं, कोई एक लीड करेगा, लेकिन ये फैसला अभी हुआ नहीं है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है महंगाई के ऊपर। मैंने आपसे सवाल भी किया, भाई मैंने कहा 3-4 चीजें तो मान लेते हैं ना कि वफाक की तरफ से आ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, ये खाने पीने की जो अशिया है, ये इसका तो बेशतर ताल्लुक आपकी 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत से है, फिर आप अपनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। एक बात सवाल ये है कि इस तरह की अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मीडिया में जिंदा रखने के लिए ये सारा खेल खेल रही है। इसको भी पता है कि इससे हुकूमत नहीं जाती। यानी आप अंदाजा लगाएं, फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत का खात्मा करें, वो कहते हैं नहीं सिस्टम को चलाएं, अगले इंतखाबात की शफाफियत की हमें गारंटी दें। अच्छा, मरियम कहती है कुछ और, नवाज शरीफ साहब कहते हैं पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है ना सारा का सारा गलत है। और उधर से जाके जैसे इन्होंने कहा कि वो बलूचिस्तान में तहरीक तमाद में फजलुर रहमान पेश नजर आते हैं। किसी तरीके से 18वीं तरमीम के बाद बलूचिस्तान की हुकूमत में भी अगर हम कोलिशन पार्टनर का हिस्सा बन जाएं तो हम भी कह देंगे कि हम भी हुकूमत का हिस्सा है। फजलुर रहमान साहब की बेबसी देखिए ना, तो ये सारा तमाशा जो इस वक्त लगाया हुआ है उसका नतीजा आपको याद होगा कि नवाज शरीफ का पिछला हैवी मैंडेट जो था उससे पिछले हुकूमत में भी लीडर लगती थी, शेर आटा खा गया याद होगा, तो उसके बारे में कुछ तो अच्छा, देखिए कि मैं समझता हूँ कि ये तजादात सिर्फ नून लीग के अंदर ही नहीं है, पूरी अपोजिशन के अंदर। और एक तरफ अगर आप देखें कि आप कहते हैं ना कि ये लॉन्ग मार्च की क़यादत कौन करेगा, भाई लॉन्ग मार्च का पहले फैसला तो कर लें। वो तो फैसला करना ही नहीं चाहते। कब कोई अनाउंसमेंट हुआ किसी इजलास के अंदर, वो इसलिए नहीं करना चाहते कि वो जब तक उन्हें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल जाता उस वक्त तक लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, ना वो करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा तजाद तो नून लीग और पीडीएम का ये है कि फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह वहां पर बाब की हमायत कर रहे हैं, ये मामला पीपल्स पार्टी ने उठा दिया है कि हमें तो भाई शो का नोटिस दिया था आपने, हमें तो निकाल दिया था। तो अब फजलुर रहमान जो हैं और दूसरा जो बीएनपी मैंगल ग्रुप है, आप उनको भी शो कर देना, उनके खिलाफ भी एक्शन लें। तो ये तजादात है राणा साहब हर तरफ, और ये मैं सिर्फ सियासत की जा रही है और कोई इसमें जो है कोई इसका रिजल्ट नजर नहीं आता।
शफीक साहब, मैं अक्सर आपसे कुछ छोटा सा लतीफ़ा शेयर करता हूँ। वो 3 दोस्त जा रहे थे तो उन्हें ना एक घड़ी मिल गई बड़ी कीमती, तो वो जिसको मिली उसने उठाई, तो जो दूसरा दोस्त ने कहा लो जी साड़ी तो मौजा लग गई है। उन्होंने कहा थाड़ी नहीं लग गई है, मेरी लग गई है। इतने में वो कहीं घड़ी का मालिक पीछे से आ गया, उन्होंने कहा चोर चोर। तो जिसने घड़ी उठाई थी कहता लो जी असी फंस गए, कहता असी नहीं फंस गए सर, तू कल ही फंस गया। तो ये जो अपोजिशन है, जब इन्हें मुफाद मिलता है तो फिर ये एक दूसरे को पहचानने से इनकार करते थे, और जब मुश्किल आती है तो जो इमरान खान ने कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा सर, अब IMF के मुज़ाकरात जो हैं उसमें पेशरफ्त हुई है, और गवर्नर स्टेट बैंक ने वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी डील जो है उसकी खुशखबरी जल्द मिल जाएगी, और मुज़ाकरात जो हैं, और IMF के अहदेदारों ने भी कहा है कि मामला काफी हद तक आगे चलेंगे। वो IMF ने कहा है कि जी हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात जारी होने का मतलब ये होता है कि भाई मामला चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। तर्जुमान मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, मैंने कहा जरा उनसे पता करें कि क्या सूरत हाल है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या सर मुज़ाकरात की सूरत हाल है और अच्छी खबर मिलेगी या नहीं? देखिए, मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो सूरत हाल अच्छी ही है। अगर मुज़ाकरात में तासुल होता तो उसका मतलब ये था कि सूरत हाल खराब होती। तो वज़ीर ख़जाना ने भी बोली बात, और गवर्नर स्टेट बैंक ने कल लंदन में बोली कि हर आने वाले घंटे में हमारे और उनके जो गैप थे वो जो है क्लोज होते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वज़ीर ख़जाना वही है वाशिंगटन में, तो वो जो है अच्छी खुशखबरी जल्दी दे देंगे। जी ठीक है सर, ये अगर पैसे मिल जाते हैं तो आप समझते हैं कि इसके असरात इकोनॉमी पे और महंगाई पे पड़ेंगे? देखिए, ये 2 चीजें हैं अलग अलग। इस वक्त जो डॉलर और जो महंगाई का जो तूफान है, मैं बहरहाल तूफान उसको इसलिए नहीं कहूँगा कि अभी भी जो हमारी जो अफराद दर है वो 9% है, और पाकिस्तान की तारीख में ये 7 से 9% के दरमियान ही रहती है। ये जो है इसका ताल्लुक IMF की रकम से नहीं है, इसका ताल्लुक 2 चीज़ों से है। एक ये कि जो आलमी मार्केट में जो महंगाई हुई है इस वक्त, उसने जो है तमाम दिहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1970 के अलग अलग रिकॉर्ड तोड़े। चाइना में 26 साल का महंगाई का जो रिकॉर्ड टूट गया। तो ये जो है आलमी इम्पोर्टेड महंगाई इस वक्त फिलहाल आज की तारीख में है। दूसरा, रुपए में हमारी कदर में गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि जो है हमारा तिजारती खसारा और जारी खसारा बढ़ गया, और हमारा अब एक्सचेंज रेट पुराना जमाने की तरह फिक्स नहीं है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही ये आलमी जिसे कहते हैं ये जो बहरान है महंगाई का थमेगा, रुकेगा, तो हमारे रुपए में भी इस्तेकाम आना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन साथ साथ IMF के प्रोग्राम के साथ भी हम देखेंगे कि रुपए में इस्तेकाम आना चाहिए। IMF के प्रोग्राम के साथ ही रुपए में इस्तेकाम आना शुरू हो जाएगा, मुजम्मिल असलम साहब का ये कहना है। देखिए राणा साहब, इस वक्त आज लग रहा है कि शायद आज या कल तक जो पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात की IMF के साथ, उसमें कोई मुश्तरका अलामिया जो है दोनों तरफ से अब वो जारी हो सकता है। सही है। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो है IMF से के पास जाने के अलावा और ऑप्शन नहीं है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो अगले 2 माली साल हैं, इसमें पाकिस्तान को $52 बिलियन की जो है वो फॉरेन फाइनेंसिंग की जो है वो ज़रूरत है, जिसमें 2021-22 में जो है 23 जो अरब डॉलर है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। इससे आगे फिर 23 अरब 28 करोड़ डॉलर जो है वो हमारी जो है रिक्वायरमेंट है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो डिमांड थी IMF की वो तो हम पूरी कर चुके हैं। बिजली की कीमतें बढ़ा चुके हैं, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, जो गर्दशी कर्जा है उसमें जो बढ़ने की रफ्तार है उसको हम रोक चुके हैं बड़ी हद तक उसमें। और दूसरा जो बाकी जो मामलात हैं उनमें भी जो टैक्स बढ़ाने की, जो हदफ बढ़ाने की बात हो रही है, उसमें भी जो सेल टैक्स का 300 अरब रुपए का है उस पर गालबन किसी हद तक इत्तेफाक हो चुका है। पाकिस्तान इनकम टैक्स जो है उस मद में बढ़ाने पर आमादा नहीं हो रहा। तो इससे यकीनन जो है अगर IMF के साथ जो यकीनन मामला जो है तय होने की तरफ जा रहे हैं,
तो इससे हमारी मेशत पर असरात पड़ेंगे। हमारा जो रुपये और डॉलर का जो फ़र्क बढ़ रहा है वो भी किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, और हमारी जो स्टॉक मार्केट है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा जो हमारा करंट अकाउंट सारा बढ़ रहा है तेज़ी के साथ, जो पिछले साल पहली तिमाही में 86 करोड़ सरप्लस था, अब पहली तिमाही में 3 अरब 40 करोड़ जो है वो सारा जो है वो मनफी हो चुका है। तो इस तरह जो है IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की इकानमी की इस्लाह के लिए भी जरूरी है। ठीक है सर। अच्छा सर, आज का जो डॉन का और एक्सप्रेस का जो इदारी है वो पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली के हवाले से है। उसका कुछ नकात मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली का एक फ़ैसला किया और उसके बाद ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात और तहकीकात का भी ऐलान किया, और ज़रूरत इस बात की कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनको ख़ुद मुख्तार बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, और सियासी जमातों को जो बल्दियाती निज़ाम को अपनी अवलिन तरजीह बनाना चाहिए। बल्दियाती निज़ाम क्यों इम्पोर्टेंट है सलमान? देखिए, बुनियादी बात क्या है, आपने इदारे बहाल कर दिए, ठीक है, ये इदारे जो है 31 दिसंबर 2021 तक बहाल रहेंगे, यानी 2 माह इनके पास और है। ठीक है, अब सवाल यह है कि इनको सियासी इंतजामी माली इख्तियारात मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो बात का फैसला है, तहकीकात भी हो जाएंगी। लेकिन बुनियादी 3 सवालात हैं जो इस पूरे अदारिये के अंदर भी डिस्कस हुए हैं, और मेरा भी अपना कंसर्न है। पहला कंसर्न ये है कि आप मुकामी इदारों को, मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दें और इनको एक 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का दर्जा दें, यानी जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें गैप नजर आता है। दूसरी बात यह है कि एक कंटिन्यूएशन ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी ये जो बीच में गैप आ जाता है 5-5, 6-6 साल तक इलेक्शन नहीं होते, तो एक पूरे कंटिन्यूएशन के साथ इसको आगे लेकर चले। और तीसरी बात यह है कि आर्टिकल 140A के तहत आप इन इदारों को सियासी, इंतजामी और माली तौर पर खुद मुख्तारी दें, इनको मजबूत बनाएं, इसको मजबूत बनाएं, ताकि आपका सियासत, आपकी जमहूरियत, आपका गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो सके। अब सवाल यह है कि हमारी सियासी जमातें क्यों नहीं इसके ऊपर तरजीह देती। आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों एक लोकल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में, उसमें एक जुमला कहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतें जो है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के ना होने में, यानी इख्तियारात की तकसीम के 18वीं तरमीम के बाद वफाक ने तो सूबों को इख्तियारात दे दिए, अब सूबे नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को इख्तियारात देना नहीं चाहते। तो फवाद चौधरी साहब के बकौल जो सूबाई हुकूमतें हैं वो रुकावटें पैदा करती हैं, उसमें सारी हुकूमतें शामिल हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अब एक नया लीगल फ्रेमवर्क जो है ना इस लोकल गवर्नमेंट के तौर पर सामने नहीं आएगा, तो ये चारों सूबों में लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी। आपने देखा ना, सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने से इनकार किया हुआ है और कहते हैं कि पहले नए सेंसस होंगे फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान में बुज़दारों को मदद इलेक्शन, वही तो मैं कह रहा हूँ। और आप वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया है कि भाई कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि जनाब फौरी तौर पर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की तैयारियां करें। अच्छा, नवंबर दिसंबर में KPK के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन अपनी जगह, लेकिन जो बुनियादी बात है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे, आर्टिकल 140A के तहत इनको मजबूत बनाए, तब जाके ये मुकामी हुकूमतों का निजाम चल सकेगा। शफीक साहब, दी नेशन में एजाज अहमद चौधरी साहब का कालम है अफगानिस्तान की सूरत हाल पे। अच्छा, ऑलमोस्ट जो उन्होंने बातें की हैं कि जितने भी ममालिक हैं वो इसे अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ें। इसी तरह जो बहरान है उसके हल में पूरी दुनिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आर्मी चीफ साहब ने जो कल गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने यही कहा कि इंसानी बहरान आलमी सतह पर इकट्ठे होकर हल किया जा सकता है। फिर जो अफगानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें अमेरिका ने आने से इनकार कर दिया और उसने यहाँ तक कहा कि जी अफगानिस्तान में अफगान रह रहे हैं जिनकी ज़मीन है, जिनकी धरती है, वो कहते हैं लेकिन आपको जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं उनके ऊपर एक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैं चाह रहा था कि इस पे आप कमेंट्स करें। प्रोग्राम का वक्त कम है और जो पैक है इनका कैन द रीजन हेल्प, यानी उन्होंने इस पर जो कहा है कि भाई ये अफगानिस्तान का मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक जो इसके आसपास के लोग मुल्क हैं वो उसकी हेल्पिंग करते हैं। और ये आसपास के इसकी जो हेल्प जो है उसको दोबारा अफगानिस्तान को खड़ा करने के लिए आसपास के ममालिक नहीं, पूरी दुनिया को, अमेरिका पीछे हट रहा है, यूरोप को, सबको, बरतानिया को, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको इसमें आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। सिर्फ पाकिस्तान के जो आसपास कौन मुल्क है? ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है। ये चाइना ठीक है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और रशिया जो डरा हुआ है कि वो उसको तस्लीम नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें सबको आगे आना होगा और इसमें किसी एक सिर्फ जो इलाकाई ममालिक है वो इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकते। बिल्कुल ठीक। फिर आप देखें जो रूस में कॉन्फ्रेंस हुई, मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम ममालिक आए, 10 ममालिक आए, लेकिन उसमें जो कॉज ऑफ द प्रॉब्लम था अमेरिका वो नहीं आया, ना नेटो का कोई ममालिक में से कोई आया।
अब ये है कि फिर वो कहते हैं जो इसके असासे हैं अफगानिस्तान के, जो अमेरिका में वो फ्रीज की हम नहीं देंगे। भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि वहाँ पे अमन अमान हो, फिर आप कह जो उनको असासे हैं वो नहीं अपना आप उनको दे रहे हैं। इन्होंने ये भी बीच में लिखा है कि भाई अफगानिस्तान के जो मसाइल है वो अफगानिस्तानों को हल, तालिबान को हल करना होंगे। पहले हुकूमत तो बनाएं, कुछ अपना सेटअप बनाएं, हुकूमत बनाएं, ताकि दुनिया देखे किस तरफ जा रहे हैं, फिर अपना उसको आगे उसको देखेंगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। इसमें सब मालिक को हिस्सा लेना होगा, सिर्फ एक रीजन या इलाके का नहीं होगा, इसको सब आना होगा और अमेरिका को भी आना होगा। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टॉप ट्रेंड जो था वो जाम कमाल था और पूरे सोशल मीडिया पे लोग गुफ्तगू करते रहे जाम कमाल के हवाले से, किस्मत के हवाले से, और जाम कमाल साहब बेचारे परेशान हैं और हम ट्वीट किए जा रहे हैं उस पर। तो वो एक शेर है कि ना छेड़ है निगत बादे बहारी राह ले अपनी, तुझे अटखेलियाँ सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।